हेलो फ्रेंड्स, अद्विक क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग शुक्ल जी की पुस्तक को पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में अब हम लोग आधुनिक काल पर आ चुके हैं। इसके पहले आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए हम लोग आधुनिक काल को देख लेते हैं। ये प्रकरण 1 है जिसका नाम है सामान्य परिचय, गद्य का विकास। आधुनिक काल के पूर्व हिंदी का अस्तित्व किस परिमाण और किस रूप में था, संक्षेप में इसका विचार कर लेना चाहिए। अब तक साहित्य की भाषा ब्रज भाषा ही रही है, इसे सूचित करने की आवश्यकता नहीं। अतः गद्य की पुरानी रचना जो थोड़ी सी मिलती है वह ब्रज भाषा में ही है, यानी कि पहले जो गद्य है वो ब्रज भाषा में था। हिंदी पुस्तकों की खोज में हठ योग, ब्रह्म ज्ञान आदि से संबंध रखने वाले कई गोरखपंथी मिले हैं, जिनका निर्माण काल संवत 1407 के आसपास है। अब आते हैं ब्रजभाषा गद्य पर। इसमें है सबसे पहले विठलनाथ। भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा के भीतर गद्य ग्रंथ मिलते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के भीतर, ठीक है। श्री बल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विठलनाथ जी ने श्रृंगार रस मंडन नामक एक ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखा। उनकी भाषा का स्वरूप देखिए कैसा है। प्रथम की सखी कहतु है, जो गोपी जन के चरण विषय सेवक की दासी करी, जो इनको प्रेमामृत में छवि के इनके मंदहास्य न जीते हैं। तो इस तरीके की भाषा का प्रयोग हुआ है श्रृंगार रस मंडन में, और ये ब्रज भाषा है। देखिए, ध्यान में रखने वाली बात है कि श्रृंगार रस मंडन जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। आगे देखिए, यह गद्य अपरिमार्जित और अव्यवस्थित है, पर इसके पीछे दो और सांप्रदायिक ग्रंथ लिखे गए जो बड़े भी हैं और जिनकी भाषा भी व्यवस्थित और चलती है। बल्लभ संप्रदाय में इनका अच्छा प्रसार है, बल्लभ संप्रदाय में, ठीक है। इनके नाम है 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता। इनमें से प्रथम गोसाई गोकुलनाथ जी की, जो कि विठलनाथ जी के पुत्र हैं गोकुलनाथ, उनकी लिखी कही जाती है, पर गोकुलनाथ जी के किसी शिष्य की लिखी जान पड़ती है, क्योंकि इसमें गोकुलनाथ जी का कई जगह बड़े भक्ति भाव से उल्लेख है। लेकिन फ्रेंड्स, एग्जाम में आता है तो गोकुलनाथ ही लगाना है कि गोकुलनाथ की लिखी हुई है, यही टिक करना है। 252 वैष्णवों की वार्ता तो और भी पीछे औरंगजेब के समय के लगभग लिखी प्रतीत होती है। इन वार्ताओं की कथाएं बोलचाल की ब्रज भाषा में लिखी गई हैं, जिनमें कहीं कहीं बहुत प्रचलित अरबी और फारसी शब्द भी निसंकोच रखे गए हैं। उदाहरण देखिए किस तरीके का लिखा गया है इसमें। सो श्री नंद गांव में रहते हतो, सो खंडन ब्राह्मण शास्त्र पढ़ियो हतो, सो जितने पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी पर मत हैं, सबको खंडन कर तो, ऐसे वाको नेम हतो। तो इस तरीके की भाषा का प्रयोग उसमें हुआ है। आगे है नाभादास जी। इन्होंने भी संवत 1660 के आसपास अष्टयाम नामक एक पुस्तक ब्रज भाषा में लिखी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना पुस्तक है, इसका ये किस भाषा में है, ब्रज भाषा में, ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। ये बात भी अष्टयाम से संबंधित महत्वपूर्ण है कि अष्टयाम में है क्या, इसमें भगवान राम की जो दिनचर्या है उसका वर्णन है। भाषा इस ढंग की है, देखिए इसका। तब श्री महाराज कुमार प्रथम वशिष्ठ महाराज के चरण छुई प्रणाम करत भये, फिर ऊपर वृद्ध समाज तिनको प्रणाम करत भये। तो इस तरीके की भाषा का प्रयोग अष्टयाम में हुआ है। आगे है वैकुंठ मणि शुक्ल। संवत 1680 के लगभग वैकुंठ मणि शुक्ल ने, जो ओरछा के महाराज जसवंत सिंह के यहाँ थे, ब्रज भाषा में अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य नाम की दो छोटी पुस्तकें लिखी। तो वैकुंठ मणि शुक्ल का है अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य। फ्रेंड्स, मैंने गद्य पे जो वीडियो बनाई थी उसमें ये इन सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले भी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो एक बार देख लीजिएगा, तो आराम से याद हो जाएगा। अगला है सुरति मिश्र। इन्होंने संवत 1767 में संस्कृत से कथा लेकर वैताल 25 लिखी, जिसको आगे चलकर लल्लू लाल ने खड़ी बोली हिंदुस्तानी में किया। तो फ्रेंड्स, लल्लू लाल के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है गद्य की वीडियो में, और उसमें उन्होंने वैताल 25 लिखी है। तो वो किसका लिखा हुआ है, वो असल में सुरति मिश्र का है, और उसको ही बाद में सुरति मिश्र ने भी संस्कृत से कथा लेकर के लिखी थी, और बाद में उसको लल्लू लाल ने खड़ी बोली हिंदुस्तानी में लिखा। जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह की आज्ञा से लाला हीरा लाल ने संवत 1852 में आईने अकबरी की भाषा वचनिका नाम की एक बड़ी पुस्तक लिखी। भाषा इसकी बोलचाल की है, इसमें अरबी फारसी के कुछ बहुत
चलते शब्द भी हैं। देखिए किस तरीके का भाषा है। अब शेख अबुल फजल ग्रंथ को करता प्रभु को नमस्कार करी के अकबर बादशाह की तारीफ लिखने को कसत करे है, अरु कहे है या की बड़ाई चेष्टा अरु चमत्कार कहाँ तक लिखूं। तो इस तरीके की भाषा इन्होंने लिखी है आईने अकबरी की भाषा वचनिका में। ठीक है। इस प्रकार की ब्रजभाषा गद्य की कुछ पुस्तकें इधर उधर पाई जाती हैं जिनमें गद्य का कोई विकास प्रकट नहीं होता। साहित्य की रचना पद्य में ही होती रही। गद्य का भी विकास यदि होता आता तो विक्रम की इस शताब्दी के आरंभ में भाषा संबंधी बड़ी विषम समस्या उत्पन्न होती। जिस धड़ाके के साथ गद्य के लिए खड़ी बोली ले ली गई उस धड़ाके के साथ न ली जा सकती। कुछ समय सोच विचार और वाद विवाद में जाता और कुछ समय दो प्रकार के गद्य की धाराएं साथ साथ दौड़ लगाती। अतः भगवान का यह भी अनुग्रह समझना चाहिए कि यह भाषा विप्लव नहीं संगठित हुआ और खड़ी बोली जो कभी अलग और कभी ब्रज भाषा की गोद में दिखाई पड़ जाती थी, धीरे धीरे व्यवहार की शिष्ट भाषा होकर गद्य के नए मैदान में दौड़ पड़ी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो गद्य लिखा भी जाता था वो ब्रज भाषा में लिखा जाता था और ब्रज भाषा में भी उतना अच्छा नहीं लिखा जाता था। जो स्वरूप गद्य का होना चाहिए था वो स्वरूप उस स्वरूप में गद्य नहीं था। ठीक है। अगर ब्रज भाषा में गद्य बहुत अच्छा लिखा जाता तो ये विवाद हो जाता कि अब क्यों खड़ी बोली को लाया जाए। जब गद्य ऑलरेडी बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, ब्रज भाषा में ही इतना बढ़िया लिखा जा रहा है, तो खड़ी बोली की जरूरत क्या है। तो वो विवाद हो जाता। उसी की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं कि अच्छा हुआ कि ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ और खड़ी बोली को आराम से आने का मौका मिल गया। आगे है गद्य लिखने की परिपाटी का सम्यक प्रचार न होने के कारण ब्रज भाषा गद्य जहां का तहां रह गया। यानी कि बहुत बढ़िया नहीं लिखा जाता था, इसलिए जो ब्रज भाषा में गद्य लिखा गया वो भी वैसा का वैसा ही रह गया। उपयुक्त वैष्णव वार्ता में उसका जैसा परिष्कृत और सुव्यवस्थित रूप दिखाई पड़ा वैसा आगे चलकर नहीं दिखाई पड़ा। यानी अगर कहा जाए कि ब्रज भाषा में गद्य का अगर थोड़ा बहुत ठीक ठाक रूप दिखाई दिया गया तो वो जो वैष्णव वार्ता है 252 वैष्णव की वार्ता और 284 वैष्णव की वार्ता, इन दोनों में ही सबसे बढ़िया रूप दिखा, उसके बाद नहीं दिखा। काव्यों की टीकाओं आदि में जो थोड़ा बहुत गद्य देखने में आता था वह भी बहुत अव्यवस्थित और अशक्त था। सारांश यह है कि जिस समय गद्य के लिए खड़ी बोली उठ खड़ी हुई उस समय तक गद्य का विकास नहीं हुआ था, उसका कोई साहित्य नहीं खड़ा हुआ था। इसी से खड़ी बोली के ग्रहण में कोई संकोच नहीं हुआ। अब आते हैं खड़ी बोली गद्य पर। देश के भिन्न भिन्न भागों में मुसलमानों के फैलने तथा दिल्ली की दरबारी शिष्टता के प्रचार के साथ ही दिल्ली की खड़ी बोली समुदाय के परस्पर व्यवहार की भाषा हो चली थी। खुसरो ने विक्रम की 14वीं शताब्दी में ही ब्रज भाषा के साथ साथ खालिस खड़ी बोली में कुछ पद्य और पहेलियां बनाई थी। तो फ्रेंड्स देखिए ये बात ध्यान में रखने की है कि सबसे पहले जो खड़ी बोली का प्रयोग है वो किसने किया था? खुसरो ने किया था। 14वीं शताब्दी में ही उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग कर दिया था पद्य और पहेलियां बनाने में। आगे है मुगल साम्राज्य के ध्वंस से भी खड़ी बोली के फैलने में सहायता पहुंची। दिल्ली, आगरा आदि पछाई शहरों की समृद्धि नष्ट हो चली थी और लखनऊ, पटना, मुर्शिदाबाद आदि नई राजधानियां चमक उठी थी। जिस प्रकार उजड़ती हुई दिल्ली को छोड़ मीर इंशा आदि अनेक उर्दू शायर पूरब की ओर आने लगे, उसी प्रकार दिल्ली के आसपास के प्रदेशों की हिंदू व्यापारी जातियां जीविका के लिए लखनऊ, फैजाबाद, प्रयाग, काशी, पटना आदि पूर्वी शहरों में फैलने लगी। उनके साथ साथ उनकी बोलचाल की भाषा खड़ी बोली भी लगी चलती थी। यह सिद्ध बात है कि उपजाऊ और सुखी प्रदेशों के लोग व्यापार में उद्योगशील नहीं होते। अतः धीरे धीरे पूरब के शहरों में भी इन पश्चिमी व्यापारियों की प्रधानता हो चली। इस प्रकार बड़े शहरों के बाजार की व्यवहारिक भाषा भी खड़ी बोली हुई। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब दिल्ली का ध्वंस होने लगा, दिल्ली नष्ट होने लगी, तो धीरे धीरे दिल्ली के सारे लोग लखनऊ, पटना, यूपी के साइड और बिहार के साइड में शिफ्ट होना शुरू कर दिया सब लोगों ने। और ना सिर्फ शायर बल्कि जो व्यापार जिन लोगों का था, व्यापारी जो थे वहाँ के, वो लोग भी धीरे धीरे आने लगे। तो देखिए ये बात ध्यान में रखने की है कि सबसे पहले खड़ी बोली जो है वो दिल्ली और मेरठ के आसपास की बोली मानी जाती है।
ठीक है, दिल्ली और मेरठ के आसपास की। धीरे धीरे ये और जगहों पर भी फैल गई। और यहाँ पर देखिए एक लाइन लिखी है कि यह सिद्ध बात है कि उपजाऊ और सुखी प्रदेशों के लोग व्यापार में उद्योगशील नहीं होते। इसका कहने का मतलब है कि चूंकि इन जगहों पर अच्छी खेती होती थी, तो वहाँ के लोग व्यापार नहीं करते थे, बल्कि जो बाहर से आते थे, दिल्ली वगैरह से लोग जाते थे, वो लोग व्यापारी थे, और उन लोगों के साथ उनकी भाषा भी चली आई धीरे धीरे। और फिर शहरों के बाजार की व्यवहारिक भाषा, तो बाजार की बात हो रही है, गाँव की बात नहीं हो रही है, ठीक है, शहरों की बात हो रही है। तो धीरे धीरे व्यापारी लोग जब उधर हो गए, तो वहां की भाषा धीरे धीरे खड़ी बोली हुई, और वो धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया सब जगह। यह खड़ी बोली असली और स्वाभाविक भाषा थी, मौलवियों और मुंशियों की उर्दू मुअल्ला नहीं। कुछ लोगों का यह कहना या समझना कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आई और उसका मूल रूप उर्दू है, जिससे आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा अरबी फारसी शब्दों को निकालकर गढ़ ली गई, शुद्ध भ्रम या अज्ञान है। ठीक है, तो ये बात सही नहीं है कि मुसलमानों के जरिए खड़ी बोली आई है, ये बात बिल्कुल गलत है। इस भ्रम का कारण यही है कि देश के परंपरागत साहित्य की, जो संवत 1900 के पूर्व तक पद्य में ही रहा, भाषा ब्रज भाषा ही रही और खड़ी बोली वैसे ही एक कोने में पड़ी रही, जैसे और प्रांतों की बोलियां। ठीक है, साहित्य या काव्य में उसका व्यवहार नहीं हुआ, पर किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं है। उर्दू का रूप प्राप्त होने के पहले भी खड़ी बोली अपने देशी रूप में वर्तमान थी और अब भी बनी हुई है। साहित्य में भी कभी कभी कोई इसका व्यवहार कर देता था। उसके उपरांत भक्ति काल के आरंभ में निर्गुण धारा के संत कवि खड़ी बोली का व्यवहार अपनी सदुकड़ी भाषा में किया करते थे। कबीरदास के ये वचन देख लीजिए, कबीर कहता जात जात है सुनता है सब कोई, यहाँ पर है होगा, कबीर कहता जात है सुनता है सब कोई, राम कहे भला होएगा नहींतर भला न होए, आऊंगा न जाऊंगा मरूंगा न जीऊंगा, गुरु के शब्द रम रम रहूंगा। तो ये पंक्ति देखिए महत्वपूर्ण है कबीर की है। आगे है, अकबर के समय में गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा नामक एक गद्य पुस्तक खड़ी बोली में लिखी थी। उसका नमूना देखिए, खड़ी बोली में लिखी गई है। ठीक है, चंद छंद वर्णन की महिमा। सिद्ध श्री 108 श्री श्री नाथ शाही जी, श्री दलपति जी, अकबर शाह जी आम खास में तखत ऊपर विराजमान हो रहे हैं। तो इस तरीके की भाषा का प्रयोग हुआ है चंद छंद वर्णन की महिमा में। इस अवतरण से स्पष्ट लगता है कि अकबर और जहांगीर के समय में ही खड़ी बोली भिन्न भिन्न प्रदेशों में शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो चली थी। यह भाषा उर्दू नहीं कही जा सकती, यह हिंदी खड़ी बोली है। विक्रम संवत 1798 में रामप्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नाम का ग्रंथ साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा। ये पटियाला दरबार में थे और महारानी को कथा बांचकर सुनाया करते थे। इनके ग्रंथ देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी सदासुख और लल्लू लाल से 62 वर्ष पहले खड़ी बोली का गद्य अच्छे परिमार्जित रूप में पुस्तक आदि लिखने में व्यवहार होता था। अब तक पाई गई पुस्तकों में यह भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुराना है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। अतः जब तक कोई और पुस्तक इससे पुरानी न मिले, तब तक इसी को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और रामप्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखा था, जो मैंने गद्य की वीडियो बनाई है उसके अंतर्गत। बाद में इस पुस्तक को निराधार मान लिया गया था। आगे देखिए, इसके पीछे संवत 1818 में बसवा निवासी पंडित दौलत राम ने हरिशेणाचार्य कृत जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद किया। भाषा योग वशिष्ठ के समान इसकी भाषा परिमार्जित नहीं है, पर इस बात का पूरा पता देती है कि फारसी उर्दू से कोई संपर्क न रखने वाली अधिकांश शिष्ट जनता के बीच खड़ी बोली किसी स्वाभाविक रूप में प्रचलित थी। भाषा कोई हो, उसका कुछ न कुछ साहित्य अवश्य होता है, चाहे वह लिखित न हो, श्रुति परंपरा द्वारा ही चला जाता हो। अतः खड़ी बोली के भी कुछ गीत, कुछ तुकबंदियां खुसरो के पहले से अवश्य चली आती होंगी। खुसरो की
की सी पहेलियां दिल्ली के आसपास प्रचलित थीं, जिनके नमूने पर खुसरो, यहाँ पे खुसरो होगा, खुसरो ने अपनी पहेलियां बनाई या मुकरियां कहीं। हाँ, फारसी पद्य में खड़ी बोली को बोलने का प्रयोग प्रथम कहा जा सकता है। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि खुसरो के पहले वो भाषा नहीं थी, क्योंकि खुसरो ने लिखा है तो जरूर उसके पहले से वो भाषा चली आ रही होगी, तभी तो उन्होंने लिखा उस भाषा को। लेकिन ये कह रहे हैं कि हाँ, फारसी पद्य में खड़ी बोली को बोलने का प्रयोग ये पहली बार खुसरो ने किया। रीतिकाल के समाप्त होते होते अंग्रेजों का राज्य देश में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया था, अतः अंग्रेजों के लिए यहाँ की भाषा सीखने का प्रयास स्वाभाविक था। पर शिष्ट समाज के बीच उन्हें दो ढंग की भाषाएं चलती मिली। एक तो खड़ी बोली का सामान्य देशी रूप, दूसरा वह दरबारी रूप जो मुसलमानों ने उसे दिया था और उर्दू कहलाने लगा था। अंग्रेज यद्यपि विदेशी थे, पर उन्हें यह स्पष्ट लक्ष्य हो गया कि जिसे उर्दू कहते हैं वह न तो देश की स्वाभाविक भाषा है, न उसका साहित्य देश का साहित्य है, जिसमें जनता के भाव और विचार रक्षित हों। इसलिए जब उन्हें देश की भाषा सीखने की आवश्यकता हुई और वे गद्य की खोज में पड़े, तब दोनों प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता हुई, उर्दू की भी और हिंदी की भी। पर उस समय गद्य की पुस्तकें वास्तव में न उर्दू में थी न हिंदी में। जिस समय फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू और हिंदी गद्य की पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई, उसके पहले हिंदी खड़ी बोली में गद्य की कई पुस्तकें लिखी जा चुकी थी। देखिए यहाँ पर जो बात है थोड़ा सा हो सकता है समझने में दिक्कत हो, लेकिन देखिए जब अंग्रेज चाहते थे कि पुस्तक हो, उस समय नहीं थी, ठीक। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 के लगभग बनाया गया। उस समय तक जाकर के पुस्तकें लिख दी गई थी। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, उसके पहले ही हिंदी खड़ी बोली में गद्य की कई पुस्तकें लिखी जा चुकी थी। फोर्ट विलियम कॉलेज जब बना और उसके बाद जब पुस्तकें लिखने की बात हुई तो वो काफी लंबा समय बीत गया था, तो उस दौरान लिखी जा चुकी थी पुस्तकें। जब अंग्रेजों की ओर से पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई, उसके 2-1 वर्ष पहले ही मुंशी सदासुख की ज्ञानोपदेश वाली पुस्तक और इंशा की रानी केतकी की कहानी लिखी जा चुकी थी। अतः यह कहना कि अंग्रेजों की प्रेरणा से ही हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रादुर्भाव हुआ ठीक नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अंग्रेजों की प्रेरणा से हुआ ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके पहले ही पुस्तकें आ चुकी थी। जिस समय दिल्ली के उजड़ने के कारण उधर के हिंदू व्यापारी तथा अन्य वर्ग के लोग जीविका के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों में फैल गए और खड़ी बोली अपने स्वाभाविक देशी रूप में शिष्टों की बोलचाल की भाषा हो गई, उसी समय में लोगों का ध्यान उसमें गद्य लिखने की ओर गया। ठीक है, यानी कि खड़ी बोली जब सब तरफ फैल गई, तब उसमें गद्य लिखने की का ध्यान सब गया। तब तक हिंदी और उर्दू दोनों का साहित्य पद्यमय ही था। जब संवत 1860 में फोर्ट विलियम कॉलेज, देखिए कलकत्ता में था, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने देशी भाषा की गद्य पुस्तकें तैयार कराने की व्यवस्था की, तब उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों के लिए अलग अलग प्रबंध किया। इसका मतलब यही है कि उन्होंने उर्दू से स्वतंत्र हिंदी खड़ी बोली का अस्तित्व भाषा के रूप में पाया। 1860 के आसपास की बात है। फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा। अतः खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हुए हैं, मुंशी सदासुख लाल, सैयद इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। ये चारों लेखक संवत 1860 के आसपास हुए। मुंशी सदासुख लाल नियाज दिल्ली के रहने वाले थे। इनका जन्म संवत 1803 और मृत्यु 1881 में हुई। इन्होंने उर्दू और फारसी में बहुत सी किताबें लिखी हैं। अपने मुंतखबुत वारीख में अपने संबंध में इन्होंने जो कुछ लिखा है उससे पता चलता है कि 65 वर्ष की अवस्था में ये नौकरी छोड़कर प्रयाग चले गए। मुंशी जी ने विष्णु पुराण से कोई उपदेशात्मक प्रसंग लेकर एक पुस्तक लिखी थी जो पूरी नहीं मिली। मुंशी जी ने यह गद्य न तो किसी अंग्रेज अधिकारी की प्रेरणा से और न किसी दिए हुए नमूने पर लिखा। वे एक भगवत भक्त आदमी थे। अपने समय में उन्होंने हिंदुओं की बोलचाल की जो शिष्ट भाषा चारों ओर पूर्वी प्रांतों में
भी प्रचलित पाई, उसी में रचना की। आगे है, स्थान स्थान पर शुद्ध तत्सम संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने उसके भावी साहित्यिक रूप का पूर्ण आभास दिया। इसी संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाले भाषा कहते थे, जिसका चलन उर्दू के कारण कम होते देख मुंशी सदासुख ने इस प्रकार खेद प्रकट किया है, रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। तो ये जो कथन है ये मुंशी सदासुख लाल का है। सारांश यह है कि मुंशी जी ने हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की, उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली। आगे हैं इंशा अल्लाह खां। उर्दू के बहुत प्रसिद्ध शायर थे जो दिल्ली के उजड़ने पर लखनऊ चले आए थे। मुर्शिदाबाद ही में इंशा का जन्म हुआ। संवत 1875 में इनकी मृत्यु हुई। इंशा ने उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी संवत 1855 और 1860 के बीच लिखी होगी। कहानी लिखने का कारण इंशा साहब यूं लिखते हैं, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले, तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले। इससे स्पष्ट है कि इंशा का उद्देश्य ठेठ हिंदी लिखने का था, जिसमें हिंदी को छोड़कर और किसी बोली का पुट न रहे। मुसलमान लोग भाषा शब्द का व्यवहार साहित्य की हिंदी भाषा के लिए किया करते थे, जिसमें आवश्यकता अनुसार संस्कृत के शब्द आते थे, चाहे वह ब्रज भाषा हो चाहे खड़ी बोली। तात्पर्य यह कि संस्कृत मिश्रित हिंदी को ही उर्दू फारसी वाले भाषा कहा करते थे। भाषा से खास ब्रज भाषा का अभिप्राय उनका नहीं होता था, जैसा कुछ लोग भ्रमवश समझते हैं। जिस प्रकार वे अपनी अरबी फारसी मिली हिंदी को उर्दू कहते थे, उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को भाखा कहते थे। ठीक है, यानी हिंदी ही थी, उसमें अरबी फारसी मिल गया तो उर्दू हो गया, और उसमें संस्कृत मिल गया तो वो भाखा हो गया। इंशा ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है। बाहर की बोली जैसे अरबी, फारसी और तुर्की, गंवारी यानी कि ब्रज भाषा और अवधी आदि का प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरा है भाखापन, यानी कि संस्कृत के शब्दों का मेल नहीं करेंगे। आगे है, आरंभ काल के चारों लेखकों में इंशा की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती है। यानी कि अगर शुक्ल जी पूछा जाए कि इन चारों में से किसकी भाषा को सबसे ज्यादा इन्होंने माना है मुहावरेदार, तो वो इंशा की भाषा को माना है। आगे हैं लल्लू लाल जी। ये आगरा के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इनका जन्म संवत 1820 में और मृत्यु संवत 1882 में हुई। संस्कृत के विशेष जानकार तो ये नहीं जान पड़ते, पर भाषा कविता का अभ्यास इन्हें था। उर्दू भी कुछ जानते थे। संवत 1860 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट के आदेश से इन्होंने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा, जिसमें भागवत दशम स्कंद की कथा वर्णन की गई है। तो देखिए ये बात ध्यान में रखने की है कि प्रेम सागर में किसकी कथा है, भागवत दशम स्कंद की कथा उसमें है। आगे है, इंशा के समान इन्होंने केवल ठेठ हिंदी लिखने का संकल्प तो नहीं किया था, पर विदेशी शब्दों के न आने देने की प्रतिज्ञा अवश्य लक्षित होती है। यदि वे उर्दू न जानते होते तो अरबी फारसी के शब्द बचाने में उतने कृतकार्य कभी न होते जितने हुए। बहुतेरे अरबी फारसी के शब्द बोलचाल की भाषा में इतने मिल गए थे कि उन्हें केवल संस्कृत हिंदी जानने वाले के लिए भी पहचानना कठिन था। लल्लू लाल जी अनजान में कहीं कहीं ऐसे शब्द लिख गए हैं जो फारसी और या तुर्की के हैं। जैसे बैरक शब्द तुर्की का बैरक है, जिसका अर्थ झंडा है। प्रेम सागर में यह शब्द आया है, देखिए किस प्रकार आया है। शिव जी के एक ध्वजा बाणासुर को देके कहा, इस बैरक को ले जाए। तो ये जो है इस तरीके का की लाइन आई है प्रेम सागर में। पर ऐसे शब्द 2-4 जगह ही आए हैं। ठीक है, यानी कि अनजाने में ही उन्होंने इनका प्रयोग कर दिया है। लल्लू लाल ने उर्दू, खड़ी बोली, हिंदी और ब्रज भाषा तीनों में गद्य की पुस्तकें लिखी। ये संस्कृत नहीं जानते थे। ब्रज भाषा में लिखी हुई कथाओं और कहानियों को उर्दू और हिंदी गद्य में लिखने के लिए इनसे कहा गया था, जिसके अनुसार इन्होंने सिंहासन बत्तीसी, पैताल पचीसी, शकुंतला नाटक, माधोनल और प्रेम सागर लिखे। प्रेम सागर के पहले की चारों पुस्तकें बिल्कुल उर्दू में है। तो देखिए ये बात ध्यान में रखने की है, सिंहासन बत्तीसी, पैताल पचीसी, शकुंतला नाटक और माधोनल, ये जो है ये चारों उर्दू में है।
इनके अतिरिक्त संवत 1869 में इन्होंने राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियां, जो पद्य में लिखी जा चुकी थी, ब्रज भाषा गद्य में लिखी। ठीक है, यानी कि ब्रज भाषा में है ये जो राजनीति इन्होंने लिखा है, जिसमें हितोपदेश की कहानियां हैं, वो किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। माधव विलास और सभा विलास नाम से ब्रज भाषा पद्य के संग्रह भी इन्होंने प्रकाशित किए थे। यानी कि माधव विलास और सभा विलास क्या है? ब्रज भाषा पद्य का संग्रह है। फ्रेंड्स, ये जो छोटी छोटी सी डिटेल है, हो सकता है कि ये नेट के एग्जाम में ना पूछी जाए, लेकिन यूपी, टीजीटी, पीजीटी के जो पेपर आते हैं उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इनकी लाल चंद्रिका नाम की बिहारी सतसई की टीका भी प्रसिद्ध है। तो लाल चंद्रिका जो है वो बिहारी सतसई की टीका है, ये बात ध्यान में रखना है। इन्होंने अपना एक निज का प्रेस कोलकाता में खोला था, जिसे ये संवत 1881 में फोर्ट विलियम कॉलेज की नौकरी में पेंशन लेने पर आगरे लेते गए थे। ठीक है, आगरे में प्रेस जमा कर ये एक बार फिर कलकत्ता गए, जहां इनकी मृत्यु हुई। अपने प्रेस का नाम इन्होंने संस्कृत प्रेस रखा था। आगे हैं सदल मिश्र, ये बिहार के रहने वाले थे, फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे। जिस प्रकार उक्त कॉलेज के अधिकारियों की प्रेरणा से लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य की पुस्तक तैयार की, उसी प्रकार इन्होंने भी। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन और है कि सदल मिश्र और लल्लू लाल ये दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज में थे, इस बात को ध्यान में रखना है। इनका नासिकेतोपाख्यान भी उसी समय लिखा गया जिस समय प्रेम सागर, पर दोनों की भाषा में बहुत अंतर है। लल्लू लाल के समान इनकी भाषा में न तो ब्रज भाषा की वैसी भरमार है, न परंपरागत काव्य भाषा की पदावली का स्थान स्थान पर समावेश। यानी लल्लू लाल की बात की जाए तो उनकी जो भाषा है उसमें ब्रज भाषा की भरमार है, और बाकी ये जो है सदल मिश्र, ये तो बिहार के थे, तो इनके में बिहारी भाषा का होगा। आगे है, गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले इन चार लेखकों में से आधुनिक हिंदी का पूरा आभास मुंशी सदाशिवलाल और सदल मिश्र की भाषा में ही मिलता है। व्यवहार उपयोगी इन्हीं की भाषा ठहरती है। इन दो में मुंशी सदाशिवलाल की भाषा की साधु भाषा अधिक महत्व की है, यानी कि मुंशी सदाशिवलाल की भाषा को ये अधिक महत्व दे रहे हैं। मुंशी सदाशिव ने लेखनी भी चारों में पहले उठाई, अतः गद्य का प्रवर्तन करने वालों में उनका विशेष स्थान समझना चाहिए। ठीक है, तो शुक्ल जी के अनुसार गद्य का प्रवर्तन करने वाले में इन चारों में सबसे ज्यादा महत्व इन्होंने किसको दिया है? मुंशी सदाशिवलाल को दिया है। आगे है, संवत 1807 के लगभग हिंदी गद्य की जो प्रतिष्ठा हुई, उसका उस समय यदि किसी ने लाभ उठाया तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने, जिन्हें अपने मत को साधारण जनता के बीच फैलाना था। विलियम कैरे तथा और कई अंग्रेज पादरियों के उद्योग से इंजील का अनुवाद, इंजील जो कि ईसाइयों की पुस्तक है, उसका अनुवाद उत्तर भारत की कई भाषाओं में हुआ। अनुवादकों ने सदाशिवलाल और लल्लू लाल की विशुद्ध भाषा को ही आदर्श माना, उर्दूपन को बिल्कुल दूर रखा। यानी कि जो उस समय अनुवाद हुआ इंजील का ईसाइयों ने किया, उन्होंने भाषा का आदर्श किसका भाषा लिया था? तो वो सदाशिवलाल का और लल्लू लाल का लिया था। अंग्रेजी की शिक्षा के लिए कई स्थानों पर स्कूल और कॉलेज खुल चुके थे, जिनमें अंग्रेजी के साथ हिंदी, उर्दू की पढ़ाई भी कुछ चलती थी। अतः शिक्षा संबंधी पुस्तकों की मांग संवत 1900 के पहले ही पैदा हो गई थी। शिक्षा संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए संवत 1890 के लगभग आगरा में पादरियों की एक स्कूल बुक सोसाइटी स्थापित हुई थी। आगरा की उक्त सोसाइटी के लिए संवत 1897 में पंडित भट्ट ने भूगोल सार और संवत 1904 में पंडित बद्रीलाल शर्मा ने रसायन प्रकाश लिखा था। कहने की आवश्यकता नहीं कि ईसाइयों के प्रचार कार्य का प्रभाव हिंदुओं की जनसंख्या पर ही पड़ रहा था, अतः हिंदुओं के शिक्षित वर्ग के बीच स्वधर्म रक्षा की आकुलता दिखाई पड़ने लगी। ईसाई उपदेशक हिंदू धर्म की स्थूल और बाहरी बातों को लेकर ही अपना खंडन मंडन चलाते आ रहे थे। यह देखकर बंगाल में राजा राम मोहन राय उपनिषद और वेदांत का ब्रह्म ज्ञान लेकर उसका प्रचार करने खड़े हुए। नूतन शिक्षा के प्रभाव से पढ़े लिखे लोगों में से बहुतों के मन में मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, जाति-पाति, छुआछूत आदि के प्रति अश्रद्धा हो रही थी। ठीक है, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे थे। अतः राजा राम मोहन राय ने इन बातों को अलग करके शुद्ध ब्रह्मोपासना का प्रवर्तन करने के लिए ब्रह्म समाज की नींव डाली। संवत 1872 में उन्होंने वेदांत सूत्रों के भाष्य का हिंदी में अनुवाद करके प्रकाशित कराया।
संवत 1886 में उन्होंने बंगदूत नाम का एक संवाद पत्र भी हिंदी में निकाला। देखिए ये बात महत्वपूर्ण है कि बंगदूत नाम का संवाद पत्र किसने निकाला था। राजा साहब की भाषा में एक आध जगह कुछ बंगलापन जरूर मिलता है, पर उसका रूप अधिकांश में वही है जो शास्त्राज्ञ विद्वानों के व्यवहार में आता है। पंडित जुगल किशोर ने, जो कानपुर के रहने वाले थे, संवत 1883 में उदंत मार्तंड नाम का एक संवाद पत्र निकाला, जिसे हिंदी का पहला समाचार पत्र समझना चाहिए, जैसा कि उनके इस लेख से प्रकट होता है। यह उदंत मार्तंड अब पहले पहल हिंदुस्तानियों के हित के हेतु, जो आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर अंग्रेजी और पारसी और बंगले में जो समाचार का कागज छपता है, उसका सुख उन बोलियों के जानने और पढ़ने वालों को ही होता है। तो इस तरीके की भाषा लिखी जाती थी उस समाचार पत्र में, उदंत मार्तंड में। यह पत्र एक ही वर्ष चलकर सहायता के अभाव में बंद हो गया। इसमें खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। तो ठीक है, यानी कि इस पत्र में जो खड़ी बोली का है वो किस नाम से उल्लेख किया गया है? खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से। रीतिकाल के समाप्त होते होते अंग्रेजी राज्य देश में पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। इस राजनीतिक घटना के साथ देशवासियों की शिक्षा विधि में भी परिवर्तन हो चला। राजा राम मोहन राय प्रभृति कुछ शिक्षित और प्रभावशाली सज्जनों के उद्योग से अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, जिसमें से लोग अंग्रेजी पढ़ पढ़कर निकलने और सरकारी नौकरियां पाने लगे। देशी भाषा पढ़कर भी कोई शिक्षित हो सकता है, यह विचार उस समय तक लोगों को न था। अंग्रेजी के सिवाय यदि किसी भाषा पर ध्यान जाता था तो संस्कृत या अरबी पर। अंग्रेजी के शौक के सामने इन पुरानी संस्थाओं की ओर से लोग उदासीन होने लगे। इनको जो सहायता मिलती थी धीरे धीरे वह भी बंद हो गई। कुछ लोगों ने इन प्राचीन भाषाओं की शिक्षा का पक्ष ग्रहण किया था, पर मैकाले ने अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का इतने जोरों के साथ समर्थन किया और पूर्वी साहित्य के प्रति ऐसी उपेक्षा प्रकट की कि अंत में संवत 1892 में कंपनी की सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का प्रस्ताव पास कर दिया और फिर धीरे धीरे अंग्रेजी के स्कूल खुलने लगे। अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था हो जाने पर अंग्रेजी सरकार का ध्यान अदालती भाषा की ओर गया। मुगलों के समय में अदालती कार्रवाइयों और दफ्तर के सारे काम फारसी भाषा में होते थे। जब अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ तब उन्होंने भी दफ्तरों में वही परंपरा जारी रखी। दफ्तरों की भाषा फारसी रहने तो दी गई, पर फारसी के अदालती भाषा होने के कारण जनता को कठिनाइयां होती थी। इसका अनुभव अधिकाधिक होने लगा। अतः सरकार ने संवत 1893 में इश्तेहार नामे निकाले कि अदालती सब काम देश की प्रचलित भाषाओं में हुआ करें। इस इश्तेहार में स्पष्ट कहा गया है कि बोली हिंदी ही हो, अक्षर नागरी के स्थान पर फारसी भी हो सकते हैं। खेद की बात है कि उचित व्यवस्था चलने न पाई। मुसलमानों की ओर से इस बात का घोर विरोध हुआ कि दफ्तरों में हिंदी रहने न पाए, उर्दू चलाई जाए। उनका चक्र बराबर चलता रहा, यहाँ तक कि एक वर्ष बाद ही अर्थात संवत 1894 में उर्दू हमारे प्रांत के सब दफ्तरों की भाषा कर दी गई। सरकार की कृपा से खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप लिखने पढ़ने की अदालती भाषा होकर सबके सामने आया। जीविका और मान मर्यादा की दृष्टि से उर्दू सीखना आवश्यक हो गया। देश भाषा के नाम पर लड़कों को उर्दू ही सिखाई जाने लगी। उर्दू पढ़े लिखे लोग ही शिक्षित कहलाने लगे। इस स्थिति का वर्णन करते हुए स्वर्गीय बाबू बाल मुकुंद गुप्त लिखते हैं, जो लोग नागरी अक्षर सीखते थे फारसी अक्षर सीखने पर विवश हुए और हिंदी न रहकर उर्दू बन गई। हिंदी उस भाषा का नाम रहा जो टूटी फूटी चाल पर देवनागरी अक्षरों में लिखी जाती थी। संवत 1902 में यद्यपि राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में नहीं आए थे, पर विद्या व्यसनी होने के कारण अपनी भाषा हिंदी की ओर उनका ध्यान था। अतः इधर उधर दूसरी भाषाओं में समाचार पत्र निकलते देख उन्होंने काशी से बनारस अखबार निकलवाया। तो फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पर बतानी थी। देखिए, गद्य की वीडियो में हम लोगों ने देखा था बनारस अखबार रघुनाथ थत्ते के संपादकत्व में निकलता था। तो देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, रघुनाथ थत्ते जो थे वो संपादक थे, जबकि संचालन का काम उसका शिव प्रसाद देखते थे। राजा शिव प्रसाद उसका संचालन देखते थे। पर अखबार पढ़ने वाले पहले पहल नौ शिक्षितों में ही मिल सकते थे, जिनके लिखने पढ़ने की भाषा उर्दू ही हो रही थी। यानी उस समय अखबार पढ़ता कौन? जो पढ़े लिखे थे वही तो अखबार पढ़ते, और पढ़े लिखे जो लोग थे वो उर्दू ही पढ़ते थे। अतः
इस पत्र की भाषा भी उर्दू ही रखी गई। यद्यपि अक्षर देवनागरी के थे, पर यह पत्र बहुत ही घटिया कागज पर लीथों में छपता था। भाषा इसकी यद्यपि गहरी उर्दू होती थी, पर हिंदी की कुछ सूरत पैदा करने के लिए बीच में धर्मात्मा, परमेश्वर, दया ऐसे कुछ शब्द भी रख दिए जाते थे। आगे है, इस तरह की भाषा को लोग हिंदी कैसे समझ सकते थे? अतः काशी से ही एक दूसरा पत्र सुधाकर, बाबू तारा मोहन मित्र आदि कई सज्जनों के उद्योग से संवत 1907 में निकला। इस पत्र की भाषा बहुत कुछ सुधरी हुई थी तथा ठीक हिंदी थी, पर यह पत्र कुछ दिन चला नहीं। इसी समय के लगभग अर्थात 1909 में आगरा में किसी मुंशी सदासुखलाल के प्रबंध और संपादन में बुद्धि प्रकाश निकला, जो कई वर्षों तक चलता रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अदालती भाषा उर्दू बनाए जाने पर विक्रम की 20वीं होगा, यहाँ पर 20वीं शताब्दी के आरंभ के पहले से ही हिंदी खड़ी बोली गद्य की परंपरा हिंदी साहित्य में अच्छी तरह चल पड़ी। उसमें पुस्तकें छपने लगी, अखबार निकलने लगे, पद्य की भाषा ब्रजभाषा ही बनी रही, यानी कि पद्य जो लिखे जाते थे वो अभी भी ब्रजभाषा में ही लिखे जाते थे। अब अंग्रेज सरकार का ध्यान देशी भाषाओं की शिक्षा की ओर गया और उसकी व्यवस्था की बात सोची जाने लगी। हिंदी को अदालतों से निकलवाने में मुसलमानों को सफलता हो चुकी थी। अब वे इस प्रयत्न में लगे कि हिंदी को शिक्षा क्रम में भी स्थान न मिले, उसकी पढ़ाई का भी प्रबंध न हो पाए। अतः सर्वसाधारण की शिक्षा के लिए सब जगह जगह मदरसे खोलने की बात उठी और सरकार यह विचार करने लगी कि हिंदी का पढ़ना सब विद्यार्थियों के लिए आवश्यक रखा जाए। तब प्रतिभाशाली मुसलमानों की ओर से गहरा विरोध खड़ा किया गया, यहाँ तक कि तंग आकर सरकार को अपना विचार छोड़ना पड़ा और उसने संवत 1905 में यह सूचना निकाली। देखिए, ऐसी भाषा का जानना सब विद्यार्थियों के लिए आवश्यक ठहराना जो कि मुल्क की सरकारी और दफ्तरी जबान नहीं है, हमारी राय में ठीक नहीं है। इसके सिवाय मुसलमान विद्यार्थी जिनकी संख्या दिल्ली कॉलेज में बढ़ रही है, इसे अच्छी नजर से नहीं देखेंगे। यानी कि अंग्रेजी इस तरीके की बातें कर रहे थे। हिंदी के विरोध की यह चेष्टा बराबर बढ़ती गई। संवत 1991 के पीछे जब शिक्षा का पक्का प्रबंध होने लगा, तब यहाँ तक कोशिश की गई कि वर्नाक्युलर स्कूलों में हिंदी की शिक्षा जारी ही न होने पाए। विरोध के नेता थे सर सैयद अहमद साहब, जिनका अंग्रेजों के बीच बड़ा मान था। वे हिंदी को एक गंवारी बोली बताकर अंग्रेजों को उर्दू की ओर झुकाने की लगातार चेष्टा करते आ रहे थे। इस प्रांत के हिंदुओं में राजा शिव प्रसाद अंग्रेजों के उसी ढंग के कृपा पात्र थे जिस ढंग से सर सैयद अहमद। अतः हिंदी की रक्षा के लिए उन्हें खड़ा होना पड़ा और ये बराबर इस संबंध में यत्नशील रहे। इसमें हिंदी उर्दू का झगड़ा 20 वर्ष तक भारतेंदु के समय तक चलता रहा। गारसा दत्तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। उन्होंने संवत 1896 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के भी कुछ विद्वान कवियों का उल्लेख था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गारसा दत्तासी की जो पुस्तक है इत्वातर द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, उसकी बात यहाँ पर हो रही है, जो कि इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था। उसमें हिंदी के और उर्दू दोनों के कवियों का उल्लेख इन्होंने किया था। संवत 1909 में अपने व्याख्यान में उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं की युगपत सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की है। ये गारसा दत्तासी की बात हो रही है। उत्तर के मुसलमानों की भाषा यानी हिंदुस्तानी उर्दू पश्चिमोत्तर प्रदेश की सरकारी भाषा नियत की गई है। यद्यपि हिंदी भी उर्दू के साथ साथ उसी तरह बनी हुई है जिस तरह वो फारसी के साथ थी। तो इस तरीके का विचार पहले था गारसा दत्तासी का, और उन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी थी उसमें हिंदी के भी विद्वानों को रखा था और उर्दू के भी विद्वानों को रखा था, यानी कि दोनों को महत्व दे रहे थे शुरू में। राजा शिव प्रसाद और भारतेंदु के समय तक हिंदी उर्दू का झगड़ा चलता रहा। गारसा दत्तासी ने भी फ्रांस में बैठे बैठे इस झगड़े में योग दिया। ये अरबी फारसी के अभ्यासी और हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। उस समय के अधिकांश और यूरोपियनों की के समान उनका भी मजहबी संस्कार प्रबल था। अंग्रेजों को सुझाया गया कि हिंदी हिंदुओं की जबान है जो बुत परस्त हैं और उर्दू मुसलमानों की जिनके साथ अंग्रेजों का मजहबी रिश्ता है। दोनों सामी या पैगंबर मत के मानने वाले हैं। यानी कि ये लोग किसी भी तरह से करके हिंदी को और हिंदुओं को किनारे कर देना चाहते थे
और मुसलमान और जो ईसाई थे वो दोनों एक साथ हो जाना चाहते थे। जिस गारसा दत्तासी ने संवत 1909 में 9 के आसपास हिंदी और उर्दू दोनों का रहना आवश्यक समझा था और कभी कहा था कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। तो फ्रेंड्स, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में बिल्कुल ये लाइन देकर के पूछा जाता है, कई बार आ चुका है कि ये पंक्ति किसकी है, ये गारसा दत्तासी की है। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा था। वही गारसा दत्तासी आगे चलकर मजहबी कट्टरपन की प्रेरणा से सर सैयद अहमद की भरपेट तारीफ करके हिंदी के संबंध में देखिए क्या फरमाते हैं। इस वक्त हिंदी की हैसियत भी एक बोली किसी रह गई है जो हर गांव में अलग अलग ढंग से बोली जाती है। बाद में ये ऐसा बोलने लगे। हिंदी उर्दू का झगड़ा होने पर अपने मजहबी रिश्तों के ख्याल से उर्दू का पक्ष ग्रहण किया और कहा, हिंदी में हिंदू धर्म का आभास है, वह हिंदू धर्म जिसके मूल में बुत परस्ती और उसके अनुषंगिक विधान है। इसके विपरीत उर्दू में इस्लामी संस्कृति और आचार व्यवहार का संचय है। इस्लाम भी सामी मत है और एकेश्वरवाद उसका मूल सिद्धांत है। इसलिए इस्लामी तहजीब में ईसाई या मसीही तहजीब की विशेषताएं पाई जाती हैं। संवत 1927 में के अपने व्याख्यान में साफ खोलकर कहा, मैं सैयद अहमद खां जैसे विख्यात मुसलमान विद्वानों की तारीफ में और ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। उर्दू भाषा और मुसलमानों के साथ मेरा जो लगाव है वह कोई छिपी बात नहीं है। मैं समझता हूँ मुसलमान लोग कुरान को तो आसमानी किताब मानते ही हैं, इंजील की शिक्षा को भी अस्वीकार नहीं करते, पर हिंदू लोग मूर्ति पूजक होने के कारण इंजील की शिक्षा नहीं मानते। परंपरा से चली आती हुई देश की भाषा का विरोध और उर्दू का समर्थन कैसे कैसे भावों की प्रेरणा से किया जाता रहा है, यह दिखाने के लिए इतना बहुत है। विरोध प्रबल होते हुए भी, यहाँ पे होते हुए भी जैसे देश भर में प्रचलित अक्षरों और वर्णमाला को छोड़ना असंभव था, वैसे ही परंपरा से चले आते हुए साहित्य को भी। अतः अदालती भाषा उर्दू होते हुए भी शिक्षा विधान में देश की असली भाषा हिंदी को भी स्थान देना पड़ा। काव्य साहित्य प्रचुर परिणाम में भरा पड़ा था, अतः जिस रूप में वह था उसी रूप में उसे लेना पड़ा। गद्य की भाषा को भी लेकर खींचतान आरंभ हुई। इसी खींचतान के समय में राजा लक्ष्मण और राजा शिव प्रसाद मैदान में आए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रकरण 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है। काफी बड़ा प्रकरण था, हालांकि मैंने इसको काफी संक्षेप में बताया है। जितनी बातें महत्वपूर्ण है पुस्तक की, वो उन सब बातों को लेकर के ही मैं नोट्स बना रही हूँ और वो आप लोगों को दे रही हूँ। तो एग्जाम की दृष्टि से जितने महत्वपूर्ण तथ्य है, कुछ भी नहीं छूटने वाला है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अगर आप मेरी वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक पूरी देख लेते हैं तो आप ऐसा समझ लीजिए कि शुक्ल जी की बुक का सार आप देख रहे हैं और एग्जाम में आने वाले कोई भी प्रश्न, इस पुस्तक से आने वाले प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो प्लीज आप हमारे चैनल पर बने रहिए। सुनने के लिए धन्यवाद।